Hello friends, and welcome again to New Era Pathshala Education. I am your trainer of English, Sahil. Friends, in the last lecture we discussed nouns in detail, and I promised you that the next video or the next thing that we are going to discuss is how to implement all the things that we discussed in a very practical and efficient manner. And today is that time. Okay, friends, before starting, I really hope that the last time the kind of activity that I gave, you guys would have done it and you guys are very much familiar and very much well versed with the nouns. So, today's topic, if we come to today's topic, just yeah. So, it's very much clearly written using nouns practically and correctly. सो मैंने जैसे आपको लास्ट भी बताया था कि आपके एरर्स, आपकी ओमिशंस और आपकी करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस में ये चीज़ बहुत बहुत काम आने वाली है और आज इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ. ओके फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, इसको समझना, हो सके अपने माइंड में अच्छे तरीके से जाने देना और ये कोशिश करना कि आप एक बार सुने, उसको समझें और दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े. यू अंडरस्टैंड each thing just once, and second or the third time there is even no need to have a look at that particular thing. Okay friends, without wasting any kind of time, we come straight to the point, that is using nouns practically and correctly. Rule 1, this is very important. Rule number 1, how to use the nouns. नाउन्स आप यूज़ कैसे करोगे, आपको नाउन्स आएंगे कैसे, आपको पेपर्स में कैसे आएंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जब आप एरर्स कर रहे होगे, जब आप ओमिशंस करोगे, कुछ भी करोगे, ये सारी चीज़ें उसका सोल्यूशन है, उसका आंसर है. इसको ध्यान से सुनिएगा. ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 1, collective nouns such as jury, public, team, audience, committee, government, ये गवर्नमेंट है, ये GOVERNMENT, congregation, orchestra are used both as singular and plural in the same form. देखो फिर वही बात है, मेरे को पता है शायद ये हो सकता है कि जो ये चीज़ें लिखी हैं कलेक्टिव नाउन से लेकर और यहाँ तक आपको कुछ ना समझ आया हो, लेकिन आपने डरना नहीं है क्योंकि उसी लिए तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं. ओके फ्रेंड्स, पहले कलेक्टिव नाउन, जैसे कि उसने बोला कौन कौन सी एग्जांपल, उसने स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताई, इसको ध्यान से सुनिएगा. जैसे कि ज्यूरी, ये आपने सुना था पिछली बार, जो जजेस का पैनल होता है, जो जज करता है, उसको ज्यूरी बोलते हैं. पब्लिक, पब्लिक मतलब कि ये जो हमारी आम जनता. टीम, कोई भी क्रिकेट टीम हो सकती है, फुटबॉल टीम हो सकती है, वो भी एक तरह का कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वहाँ पर 11 से 15 जने खेलते हैं. ऑडियंस, अब ऑडियंस फॉर एग्जांपल कोई ऑडिटोरियम में बैठी है, लाइक हम कह सकते हैं द ऑडियंस इज़ वॉचिंग द मैच, द ऑडियंस इज़ वॉचिंग अ मूवी, तो वो भी क्या है, एक तरह का कलेक्टिव नाउन है. ज्यूरी, पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमेटी, ठीक है ना. जैसे हम कहते हैं कि इस कमेटी ने ये चीज़ पारित की, तो ये जो कमेटी है वो भी कलेक्टिव नाउन में आती है. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है, उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो सारे की सारी क्या है, सरकार, गवर्नमेंट, मतलब एक समूह है, वो इकट्ठे काम करती है. कॉन्ग्रीगेशन, ये बड़ा अच्छा वर्ड है. कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है गैदरिंग, इकट्ठ, इसको भी गैदरिंग ही बोलते हैं. मतलब एक जगह पे किसी चीज़ का इकट्ठ होना, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं. ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का मीनिंग, ऑर्केस्ट्रा का मीनिंग होता है, पता नहीं आप लोगों ने ये वर्ड सुना है कि नहीं, बट ऑर्केस्ट्रा में देयर आर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, सिंगर, एंड दे आर विद देयर हैवी इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग द बीट्स, और बहुत 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 एंटरटेनिंग होता है. ये जो ऑर्केस्ट्रा होता है ज़्यादातर होटल्स में होता है, या कोई और अगर कोई सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ पर भी ऑर्केस्ट्रा कराते हैं. मतलब ये म्यूजिशियंस होते हैं, 8 से 10 हो सकते हैं, 10 से 12 हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं, और ये परफॉर्म करते हैं.
ओके फ्रेंड्स, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो कलेक्टिव नाउन्स है, दीज आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म। वो कह रहा है ये सिंगुलर के तरीके से भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल के तरीके से भी यूज हो सकते हैं। मतलब कि एक के तरीके से भी यूज हो सकते हैं और ज्यादा के तरीके से भी यूज हो सकते हैं। मेरे को पता है आपको कुछ नहीं समझ आया, एग्जाम्पल देखिए समझ आएगा। देखिए, द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट। ध्यान से देखिए, द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट। ठीक है, अब जो टीम है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट, जो टीम है बहुत फिट दिख रही है। द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट, ये कैसे यूज किया उसने, क्योंकि देखो आर आ गया ना, जो मैं ये देखिए, ये आ गया आर, तो ये कैसे यूज हुआ कलेक्टिव नाउन, एज प्लूरल। ठीक है जी। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, द टीम हैज नॉट टर्न्ड अप येट। ये मैं इसको अच्छे तरीके से कर देता हूं, द टीम हैज नॉट, ये लास्ट में देखिए, द टीम हैज नॉट, ये वाली लाइन बता रहा हूं, द टीम हैज नॉट टर्न्ड अप येट, मतलब कि जो टीम है अभी तक नहीं आई है। क्या पता उसने मैच खेलने जाना हो, स्टेडियम में पहुंचना हो, और होटल से जिसको कहते हैं अभी टीम निकली ही नहीं, तो उसका जो मीनिंग है इंग्लिश में उसको ये कहते हैं, द टीम हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट, कि अभी तक टीम तो आई ही नहीं है। अब इसमें जो हैज़ यूज़ हुआ है हमारा, हैज़, ये जो हैज़ यूज़ हुआ है ये सिंगुलर की तरह यूज़ हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ ही हैज़ अ पेन, ठीक है ना, ये कैसे यूज़ हुआ है, सिंगुलर की तरह। ओके फ्रेंड्स, ओके, सो ये आई होप आपको ये वाला जो रूल है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कि जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि ये वाले कलेक्टिव नाउन, एक मिनट, ये वाले जो कलेक्टिव नाउन है, इन ये बोथ एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल यूज हो सकते हैं, और इसकी हमने एग्जाम्पल की है। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, रूल नंबर 2, when an abstract noun is used as a collective noun it takes a plural verb। फिर से पढ़िए, when an abstract noun देखो फिर वही बात है, जब मैं ऐसे पढ़ता हूँ ना आपके दिमाग में, मैंने आपको बोला था when you are studying, when you are reading something, try to create a picture in your mind। if the image or the picture is automatically being created in your mind, it means that you will have a very much better understanding in the very first attempt when you will be reading। when an abstract noun, जब मैंने बोला abstract noun, आपके पहले ही दिमाग में ये आना चाहिए था कि abstract noun कौन से होते हैं, जो कि महसूस किए जा सकते हैं, जो कि जिनकी क्वांटिटी होती है, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते हैं। अब वो कह रहा है कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं, मतलब इकट्ठ में यूज करते हैं, तो उसमें प्लूरल वर्ब आती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एरर्स में आएंगे चीज़ें काम, सेंटेंस को करेक्ट करने में आएंगी काम, ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी आएंगी काम, और अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसमें भी आएगी काम। अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन। अब देखो ये यूथ क्या है, हमने किया था, यूथ मतलब जवानी। तो जो जवानी क्या है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि जवानी जो है वो महसूस होती है। जवानी में आप, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म, फुल ऑफ ज़ील, फुल ऑफ जेस्ट। ठीक है, तो जो जवानी है आपकी वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन वो कह रहा है जब ये जवानी, जब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो तो उसमें प्लूरल वर्ब आती है। तो यूथ आर आया है, आर, देखो प्लूरल वर्ब, इज नहीं आया, आर। ठीक है, यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन, मतलब कि जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, वो एक देश के स्तंभ हैं। ठीक है जी, क्योंकि यूथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, और जो यूथ है वो कलेक्टिव नाउन भी है। यूथ जवानी को भी कहते हैं, और यूथ जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 35 साल से कम होते हैं, उनको भी हम ये कहते हैं। ओके फ्रेंड्स,
आगे चलते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन, मतलब कि जो यूथ है वो, एक मिनट, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है, तो उसके साथ आर आएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, रूल नंबर 3, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फिर से ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 3 ये कहता है, व्हेन अ मटीरियल नाउन, अब मटीरियल नाउन की बात कर दी उन्होंने, व्हेन अ मटीरियल नाउन डिनोट्स अ मास ऑफ मैटर इट इज़ नॉट यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। फिर से पढ़िए, व्हेन अ मटीरियल नाउन डिनोट्स अ मास ऑफ मैटर इट इज़ नॉट यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल से पहले मैं फिर वही चाहता हूँ दैट आपके दिमाग में इमेज बने, ट्राई टू क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड। वो कह रहा है अगर मटीरियल नाउन मास ऑफ मैटर डिनोट करता है, मास का मतलब कोई चीज़ का वेट होगा, कोई चीज़ की क्वांटिटी होगी, तो उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ करना, ठीक है, उसके साथ आर हैव नहीं आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए कितनी सिंपल है। देयर हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ठीक है जी, देयर हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। अब देखो ब्रिक्स क्या होता है, प्लूरल होती है अपने आप में चीज, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है ये चीज नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि जो ईंटें हैं वो क्या डिपिक्ट करती है, मास ऑफ मैटर, मास ऑफ मैटर, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका वेट है, तो इसीलिए इसको हम इस कैटेगरी में नहीं गिनेंगे और इसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी। ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत। और सही सेंटेंस क्या है, देयर हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, दिस इज करेक्ट। ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक्स एंड स्टोन्स भी गलत है, ब्रिक्स एंड स्टोन भी गलत है, ब्रिक एंड स्टोन सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि ये मटेरियल है और इसके साथ मास ऑफ मैटर जुड़ा हुआ है, मतलब इस चीज़ का वेट है, ये क्वांटिटेटिव चीज़ है, और जो क्वांटिटेटिव चीज़ होगी जिसके साथ वेट होगा कोई चीज़ का, उसके साथ हमने एस और ई एस नहीं लगाना, वो एज सिंगुलर आएगी, वो प्लूरल नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया है। मूविंग फर्दर, रूल नंबर 4 ये कहता है, सम नाउन्स, यस, सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। देखो ये बहुत बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब वो ये चीज़ कह रहा है कि कुछ नाउन्स, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि एडवाइस, कॉर्न, ग्रेन, जस्टिस, क्लोथिंग, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, हेयर, ठीक है जी, मतलब इसके साथ एस ई एस कुछ नहीं आता। एडवाइस अपने आप में कंप्लीट है, कौन अपने आप में कंप्लीट है, ग्रेन अपने आप में कंप्लीट है, जस्टिस अपने आप में कंप्लीट है, जस्टिसेस नहीं होता, क्लोथिंग्स नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, पोइट्री नहीं, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री होता, सीनरीज नहीं होता, मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है, हेयर, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, जो आपके बाल है ना, तो इसको ध्यान रखना, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, ठीक है ना, माई हेयर आर ब्लैक, ठीक है। अब देखिए, आई होप आपको ये समझ आया है, सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देख, एक मैं आपको सेंटेंस की एग्जांपल भी चलो बता देता हूँ, सेंटेंस बनाकर बता देता हूँ। ये जैसे हम इंफॉर्मेशन का अगर बनाते हैं, अब देखिए, मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। अब देखो इंफॉर्मेशन, उसके साथ भी इज आया, इंफॉर्मेशन आर नहीं आया, इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। जस्टिस शुड प्रिवेल, जस्टिस हैज टू बी देयर फॉर द वन हु इज अ, एक मिनट, so I was saying justice has to be there for the one who is seeking. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको रूल नंबर 4 समझ आया होगा। उसके बाद रूल नंबर 5,
नाउन्स विच आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म, मतलब कि ये वो नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे, मतलब इसके साथ एस और ई एस ही आएगा। इसको आप हमेशा एस और ई एस के साथ ही देखेंगे, इसको एस और ई एस के विदाउट आप कभी नहीं देखेंगे। जैसे कि सीजर्स, देखिए ये बहुत लोग गलती करते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि सीजर्स, सीजर पकड़ाना, सीजर्स होता है, प्लीज हैंड ओवर द सीजर्स टू मी, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप ये कह रहे हो कि मेरे को 10 कैंचियां पकड़ा दो, नहीं, आप एक ही कैंची को कह रहे हो, ठीक है ना, तो उसको सिजर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राउजर्स ही होता है, जिम्नास्टिक्स होता है, जिम्नास्टिक नहीं होती, जिम्नास्टिक्स ये अपने आप में ही प्लूरल है। उसके बाद इंटेस्टाइन्स, मतलब कि जो आपकी अंतड़ियां होती हैं, वो उसको भी हम प्लूरल फॉर्म में ही काउंट करते हैं, माफ कीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स पता क्या होता है? आउटस्कर्ट्स का मीनिंग होता है इट मीन्स द सराउंडिंग एरिया ऑफ अ सिटी। जो जो आपके जैसे कोई बहुत बड़ा शहर है, तो जो उस वो जो शहर के आसपास के आपके गांव होंगे ना, वो आउटस्कर्ट्स एरिया होंगे। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मजीठा इज द आउटस्कर्ट एरिया ऑफ अमृतसर, ठीक है ना। और भी कुछ हो सकता है, मानावाला इज द आउटस्कर्ट एरिया ऑफ अमृतसर। तो ये क्या है? उसके सराउंडिंग एरिया जो उसको सराउंड करते हैं। तो आउटस्कर्ट नहीं कभी होगा, आउटस्कर्ट्स ही होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है आपकी अर्निंग्स, ये भी अपने आप में प्लूरल ही होता है, अर्निंग्स। उसके बाद है आपकी स्पेक्टेकल्स, जो आप अपने आंखों में डालते हो, तो वो स्पेक्टेकल नहीं होता क्योंकि वो पेयर है, तो वो स्पेक्टेकल्स ही होता है, होती हैं। उसके बाद बाइसेप्स, डोले दिखाते हैं, तो उसको बाइसेप्स भी क्या है? अपने आप में ही प्लूरल। उसके बाद में थैंक्स, ये थैंक्स मैंने आपका शुक्रिया नहीं कर रहा हूँ मैं, ये थैंक्स एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो जो थैंक है वो कभी थैंक नहीं आता, थैंक यू नहीं होता, थैंक्स होता है वैसे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 ये कहता है सम नाउन्स आर अपेरेंटली प्लूरल, सम नाउन्स आर apparently plural in form but are singular in use. Yes, some nouns are apparently plural in form but are singular in use. अब मैं इसकी आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल बताता हूँ, वो कैसे। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। अब देखिए न्यूज़ जो है इसके साथ में तो एस लगा हुआ है, ठीक है ना। लग तो ये प्लूरल रहा है क्योंकि ये देखो ना आ गया ना कि वो प्लूरल तो दिख रहे होते हैं, जब इसका यूज करना है ना वो सिंगुलर के साथ आएगा। कैसे? जैसे मैं कहता हूं दिस न्यूज इज वेरी गुड, दिस न्यूज आर नहीं होता। इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता। फिजिक्स इज माई नॉन फेवरेट सब्जेक्ट, ये सही है, फिजिक्स आर माई नॉन फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यही है आपका रूल नंबर 6 जो कि कहता है कि जो नाउन्स प्लूरल की तरह दिख रहे होते हैं बट व्हेन दे कम टू द एक्चुअल यूसेज वी यूज इट एज सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, रूल नंबर 7। तो जो रूल नंबर 7 है वो कह रहा है द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। मतलब कि ये जो नाउन्स मैं आपको कराने वाला हूँ ये हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज़ होंगे। कहने का मतलब है इसमें आर, हैव यही आएगा, इसमें इज़, वॉज नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसकी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया था दैट एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी होती है। अब देखिए कैटल, ठीक है ना, कैटल कलेक्टिव भी है, पता है आपको। पुलिस, ये भी कलेक्टिव है। पीपल
पोल्ट्री। अब कैटल वो भी है, क्या है, पशुओं का समूह। पुलिस, जो पुलिस है वो भी एक समूह में ही गिना जाता है। पीपल, हम लोग। पोल्ट्री क्या होती है, जहाँ पर हैंस वगैरह रखते हैं उसको पोल्ट्री कहते हैं, पोल्ट्री फार्म। अब देखिए इसका यूसेज, देखिए प्रैक्टिकल यूसेज। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। ठीक है, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। ऐसा नहीं आएगा कि द पुलिस हैज कॉट द थीफ, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी एग्जांपल मैं और देता हूं इसके अलावा। पुलिस, माफ कीजिए। तो फ्रेंड्स दूसरी एग्जांपल आपकी कौन सी हो सकती है, द पुलिस आर कमिंग। द पुलिस इज कमिंग नहीं होता, द पुलिस आर कमिंग। तो इसको याद रखना, जो पुलिस है इसको भी हमने एज अ प्लूरल फॉर्म ही यूज करना होता है। जैसे पहली एग्जांपल थी, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, द पुलिस हैज नहीं होगा, हैव होगा। और दूसरी एग्जांपल है, द पुलिस आर कमिंग, वो सही है, द पुलिस इज कमिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तीसरी एग्जांपल अब कर लेते हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ग्रेजिंग नहीं होता। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो कैटल है क्योंकि वो समूह है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आर ही आएगा, जिनके साथ हैव ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज द करेक्ट सेंटेंस, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, रॉन्ग सेंटेंस। उसके बाद ओके, इसको ध्यान से समझना, ये बड़ा अच्छा है। वो कह रहा है व्हेन ए प्लूरल नाउन डिनोट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट, फिर से बोलता हूं, एक मिनट जी। व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट, कॉमा, लेंथ, वेट, क्वांटिटी कंसीडर्ड एज ए होल, इसको जब इकट्ठा लेते हैं, किस चीज को, प्लूरल नाउन जब एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट को डिनोट करता है या कोई पर्टिकुलर लेंथ को या वेट को या कोई क्वांटिटी और ये इकट्ठी है, तब द वर्ब मस्ट बी इन द सिंगुलर फॉर्म। तब जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से फिर से क्लियर हो जाएगा। व्हेन यू रीड द एग्जाम्पल तो दोबारा आप फिर ये चीज़ पढ़ना, तो बहुत अच्छी इमेज आपके माइंड में बनेगी। तो एग्जाम्पल अभी हम करते हैं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा ये इंग्लिश में क्या चीज़ लिखा है, जो भी लिखा है सारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 10,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट। अब देखो वो कह रहा है कि जो 10,000 रुपए हैं वो आर नहीं है, 10,000 रुपीज आर नहीं है। ठीक है ना, 10,000 जो है अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो उसके साथ क्या आ गया, 10,000 रुपीज, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, तो आर नहीं इज होगा, क्योंकि स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन कर दी हुई है, कितनी, 10,000 रुपए। उसके साथ क्या आएगा, इज। ठीक है जी, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर, नॉट प्लूरल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगली एग्जांपल, 6 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। कितने किलोमीटर्स, इसको भी मेंशन किया हुआ है, 6 किलोमीटर, ये लेंथ में आ जाएगा। लेंथ होती है ना, जैसे इतने मीटर, ठीक है, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, तो कह रहा है कितने, इसको भी मेंशन किया उसने, स्पेसिफिक। 6 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 6 किलोमीटर्स बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो ये भी जब ऐसी चीज़ होगी तो आपका सिंगुलर वर्ब के साथ ही आएगा, जैसे कि इज है, आर नहीं आया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इज लगाना है जब आपके पास कोई स्पेसिफिक अमाउंट या लेंथ मेंशन हो। आर, हैव नहीं आएगा, इज आएगा, हैज आएगा। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर जी, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ अबाउट द अपोस्ट्रॉफी। ये वर्ड आपने सुना होगा, अपोस्ट्रॉफी।
तो वही हम आज ये चीज़ करने लगे हैं, पोजेसिव केस ऑफ नाउन। देखो पोजेसिव का मतलब होता है कोई बिलोंगिंगनेस बताती है कि ये चीज़ हमारी है, उसको हम पोजेसिव बोलते हैं। ठीक है जी। तो आज हम जो रूल नंबर 9 करने वाले हैं वो क्या है, पोजेसिव केस ऑफ नाउन। अब इसको ध्यान से समझना। वो कह रहा था पोजेसिव केस ऑफ अ नाउन इज द पोजेसिव केस ऑफ अ नाउन इज फॉर्म्ड व्हेन वी पुट अपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन। मतलब कि जब नाउन पे हम अपोस्ट्रोफी एस, ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी है ये लगाते हैं, तो वो उस चीज़ की पोजेशन बताता है। वो बताता है कि वो चीज़ किसकी है, किसको बिलोंग करती है, कौन मालिक है उस चीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको अच्छे से एग्जाम्पल देकर मैं अभी समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल द बॉयज ड्रेस। अब आपको पता है बॉय क्या है, नाउन है। अब वो कह रहा है किसकी ड्रेस, बॉय की ड्रेस। तो बॉयज ड्रेस, देखिए ये बॉयज BOYS वो नहीं है कि ज़्यादा बॉयज, द बॉयज ड्रेस वो नहीं है, ये है बॉय की ड्रेस। तो जो बॉय की है वो ये अपोस्ट्रोफी होती है, ये छोटी सी। ठीक है ना। ये की का एक चीज का बताती है, किसकी ड्रेस। ठीक है, किसका प्लेन, किसकी बुक। तो जो वो किसकी है, किसका है, वो अपोस्ट्रोफी से उसको हम डिनोट करते हैं, जैसे द बॉयज ड्रेस। आगे करते हैं द गर्ल्स पेन। किसका पेन, गर्ल का पेन। ये एक ही गर्ल की बात कर रहे हैं, एक गर्ल का पेन। ठीक है, ये गर्ल्स पेन ऐसे लिखते हैं, पोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, ये छोटा सा जो कोमा है। ऑल्सो इट हैज टू बी नोटेड दैट द possessive case is used with the nouns of living things but not with the inanimate objects। देखो बड़ी अच्छी बात कही है उसने, कहा जो possessive case है या पोस्ट्रोफी वाला, ये उसके साथ ही, उन नाउन्स के साथ ही लगेगा जो कि जिंदा हैं, जो कि सांस ले रहे हैं, लिविंग थिंग्स के साथ। लेकिन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं लगेगा। इनएनिमेट का मतलब होता है वो चीज़ जो नॉन लिविंग होती है, उनको हम इनएनिमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनएनिमेट। एग्जाम्पल देखिए, टेबल्स लेग, जो मतलब टेबल की लेग होती है उसको ऐसे आपने कभी नहीं बोलना द टेबल्स लेग, बिल्कुल गलत होगा आपका सेंटेंस। और मैं कह रहा था कि आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, एरर या ओमिशंस में बहुत काम करेगी ये चीज़। अब देखो उसका प्रैक्टिकल यूज आ रहा है। टेबल्स लेग इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, लेग ऑफ द टेबल इज करेक्ट। ठीक है, ये जो लेग ऑफ द टेबल है ये बिल्कुल ठीक है, माफ कीजिए, ये जो लेग ऑफ द टेबल, ये जो लाइन लिखी है ये बिल्कुल सही लाइन है, लेग ऑफ द टेबल। टेबल्स लेग नहीं होती, क्योंकि टेबल तो नॉन लिविंग है, वो सांस थोड़ी ले रहा है, तो उसकी लेग नहीं होती, लेग हमारी होती है। ठीक है ना, हिज लेग ऐसे आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब हमें टेबल की लेग लिखनी है तो लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, चेयर्स लेग नहीं, लेग ऑफ चेयर वो सही होगा, चेयर्स लेग गलत होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम रूल नंबर 10 पे आते हैं। वो कह रहा है व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस। इसको ध्यान से समझिएगा, जब नाउन प्लूरल है और वो एस के साथ खत्म होता है, और जो पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर एस। देखो ये बहुत सिंपल है, अभी आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जब हम प्लूरल की बात करते हैं, जैसे हम जैसे गर्ल्स की बात करते हैं, तो जैसे बॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो बॉयज़ का है अपने आप में प्लूरल। ठीक है, BOYS, माफ़ कीजिए, जैसे एक मिनट, जैसे हम कह रहे हैं ये लिख रहे हैं BOYS, तो ये क्या है अपने आप में प्लूरल। अब वो कह रहा है कि हमने पर पोजेशन तो बतानी है कि बॉयज़ का हॉस्टल। अब यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा अपोस्ट्रोफी डाल के फिर एस, वो गलत हो जाएगा। जब बॉयज़ पहले ही एस आ गया तो सिर्फ बाद में पोस्ट्रोफी आती है, उसके आगे कुछ नहीं आता। बॉयज़ हॉस्टल मतलब लड़कों का हॉस्टल, ज़्यादा लड़कों का हॉस्टल, ये ज़्यादा की बात हो रही है। बर्ड्स नेस्ट्स, ठीक है, बर्ड्स मतलब ज़्यादा पंछी। अब वो एस तो आ गया हुआ है लास्ट में, तो उसके बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा बताने के लिए कि ये पंछियों का घोंसला है। ठीक है फ्रेंड्स, बॉयज़ हॉस्टल और बर्ड्स नेस्ट, इसको आप ध्यान से समझिए। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, रूल नंबर 11, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, when the noun is plural but does not end in s, the possessive case is formed by adding apostrophe s। और ये हमने चीज़ कर लिया हुआ है, नहीं,
हाँ, इसका मीनिंग ये है कि जब एक नाउन प्लूरल है लेकिन वो एस से एंड नहीं करता, जैसे बॉयज़ के केस में तो एस से एंड कर रहा था, गर्ल्स के केस में, जैसे गर्ल के केस में भी एस से एंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मैन है, यहाँ पर जो, जैसे एक मिनट, यहाँ पर जो मैन है तो वो अपने आप में क्या है, प्लूरल है। मेंस नहीं होता कभी भी, मैन होता है। ठीक है, तो हमने ये लिखना है कि मेंस क्लब, तो तब पता क्या आता है, तब ये चीज आती है, ये चीज आएगी, मेंस क्लब। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आदमियों का क्लब। उसके बाद चिल्ड्रंस पार्क, क्योंकि चिल्ड्रंस CHILDRENS वो गलत होता है, चिल्ड्रन होते हैं, वो प्लूरल होता है अपने आप में। तो जब हमने लिखना बच्चों की पार्क तो चिल्ड्रन लिख के फिर अपोस्ट्रोफी S आएगा, चिल्ड्रंस पार्क। अब ये है वुमेन्स डे। ठीक है, अब वुमेन जो WEMMEN है वो अपने आप में क्या है, वो प्लूरल ही है, वुमेन अपने आप में प्लूरल ही होता है। तो लेकिन जब हमने अगर बोलना है वुमेन्स डे तो वुमेन लिख के पोस्ट्रोफी S। वुमेन्स कभी नहीं होता, WOMENS कभी नहीं आता, MENS गलत होता है और CHILDRENS भी गलत होता है। ओके फ्रेंड्स, पोस्ट्रोफी यूज करनी है जब पोजेशन में बतानी है प्लूरल के साथ, और एस वर्ड एंड में जब नहीं आ रहा है तो उसके पहले आएगा मेंस, मतलब MEN अपोस्ट्रोफी S क्लब। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, रूल नंबर 12, when a noun or a title consists of several words, the possessive case is formed by adding apostrophe S to the last word। ये क्या मतलब है इसका, वो ये कह रहा है जब कोई नाउन हो या टाइटल हो जिसमें बहुत सारे अक्षर आ रहे हों तो जो पोजेसिव केस है वो कब आता है, जो लास्ट वाला लेटर होता है ना, जो लास्ट वाला वर्ड एंड कर रहा होता है उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस आता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये चीज़ें शायद आपको यहाँ तक जब आप स्टेटमेंट पढ़े उससे आपको चाहे ना समझ आए, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करेंगे फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना सारी, फिर आपको एक एक चीज, एक एक वर्ड क्लियर होगा। अब देखिए वो कह रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच। तो भारत के प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर्स नहीं आएगा, लास्ट वर्ड कौन सा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये था पूरा वर्ड। तो इंडियाज मतलब इंडिया पोस्ट्रोफी S, उनकी स्पीच, भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच। दूसरा वर्ड भी देखते हैं, द किंग ऑफ, दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, द किंग ऑफ भूटान विजिट टू इंडिया, मतलब भूटान के राजा की विजिट, द किंग्स नहीं आएगा, द किंग्स विजिट नहीं आएगा, द किंग ऑफ भूटान, उसने उस देश का नाम बता दिया है, द किंग ऑफ भूटान, यहां पर खत्म हो रहा है ये। तो जो लास्ट वर्ड है तो उसके साथ क्या आएगा, पोस्ट्रोफी। इसमें लास्ट वर्ड क्या था, इंडिया, उसके साथ आ गया पोस्ट्रोफी। इसमें लास्ट वर्ड क्या था, भूटान, तो उसके साथ आ गया अपोस्ट्रोफी। इसको मैं अच्छे तरीके से कर देता हूँ, ये इंडिया और ये भूटान, और ये बात देखो ये पूरी की पूरी बड़ी चल रही है, ये नाउन है या टाइटल बोल सकते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर भी नाउन है, किंग भी नाउन है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, ये जो लास्ट वर्ड इसके साथ आया, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। ठीक है फ्रेंड्स, एंड टुडे फाइनली ऑन द लास्ट रूल, व्हेन two or more proper nouns are joined by and a common possession is meant, the possessive case will be formed by adding apostrophe S to the last noun। बहुत सिंपल है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मेरे को पता है आपको नहीं समझ आया, ये कुछ भी नहीं समझ आया, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। ये वाली एग्जाम्पल करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो आपकी एग्जाम्पल है वो कह रहा है अमर एंड कुमार्स हाउस इज रियली ब्यूटीफुल। इसका मतलब पता क्या था, इसका मतलब ये है कि व्हेन टू और मोर प्रॉपर नाउन्स, अब देखो अमर और कुमार क्या हैं, दोनों प्रॉपर नाउन, आर ज्वाइंड बाय एंड, मतलब उसके बीच में क्या आ रहा है, एंड, ये देखो एंड भी आ गया। एंड ए कॉमन पोजेशन इज मेंट, कॉमन पोजेशन मतलब कि वो उसके मालिक जो दोनों बंदे हैं और वो जो जिस चीज़ के मालिक है वो एक है,
वो चीज़ एक है, तो वो क्या आएगा कि जो दूसरे वाला बंदा होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा। कहने का मतलब है अमर एंड कुमार्स हाउस इज रियली ब्यूटीफुल, मतलब अमर और जो कुमार है उसका जो घर है ना वो एक ही है और बहुत सुंदर है। ठीक है, मतलब अगर चीज जैसे मैं ये भी कह सकता हूं अमर एंड कुमार्स टीवी इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब जो अमर और कुमार का टीवी है उन दोनों का ही है वो टीवी, वो बहुत बहुत सुंदर है। ठीक है, उसकी उसकी आउटलाइन, उसकी जो प्रेजेंटेशन है बाहर से देखने, मतलब एलईडी कह लो कुछ भी कह लो, वो बहुत बहुत अच्छी है। तो रूल नंबर 13 ये था। ओके फ्रेंड्स, फिर से बता देता हूँ, जब पोजेशन सेम हो, कहने का मतलब है कि चीज़ कॉमन हो और दो जनों में शेयर हो रही हो और बीच में एंड आ रहा हो, मतलब प्रॉपर नाउन है दोनों, अमर भी प्रॉपर नाउन है किसी का नाम है, कुमार भी प्रॉपर नाउन है, दोनों भाई भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, लेकिन वैसे तो दोस्त नहीं हो सकते, भाई भाई होंगे। अमर एंड कुमार्स हाउस इज रियली ब्यूटीफुल, मतलब अमर और जो कुमार है उसका उसका जो घर है, उनका जो घर है वो बहुत सुंदर है, मतलब अमर अमर और कुमार का घर एक ही है। और जब घर एक है मतलब पोजेशन एक है, तो जो दूसरा बंदा होगा जो एंड के बाद आएगा, एंड के बाद क्या आ रहा है कुमार, तो अपोस्ट्रोफी एस उसके साथ लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपरली समझ आई है। तो टिल द टाइम इसको ध्यान से पढ़िए, इसको रिवाइज करिए। ये थोड़ा सा टिपिकल भी लग सकता है लेकिन बहुत आसान है। वीडियो को फिर से अगर आप देखना चाहें तो फिर से देखिए, बार बार देखिए और इसको प्रैक्टिकल वे से समझिए। मैंने यही कोशिश की है कि आज आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल वे में ही मैं बताऊं। ओके फ्रेंड्स, टिल द टाइम डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड कमेंट, एंड टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।